सभी सुनने वालों का इस नए डीप डाइव में स्वागत है। आज हम एक बहुत ही डीप और थोड़ा सा माइंड बॉगलिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं। बिल्कुल। और टॉपिक ऐसा है जो एक्चुअली हर एक नागरिक को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। हाँ, और आज का जो हमारा सोर्स मटेरियल है वो केसरी नंदन एकेडमी के कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के डिटेल्ड नोट्स हैं। बेसिकली हम जुडिशियल रिव्यू के ओरिजिन और उसके कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस को डीपली समझने की कोशिश करेंगे। राइट। मतलब अदालत के पास ये पावर आती कहाँ से है कि वो सरकार के बनाए किसी कानून को सीधे से रद्द कर दे, यानी स्ट्राइक डाउन कर दे। एग्जैक्टली। तो सबसे पहले मैं एक ऐसी सिचुएशन इमेजिन कर रही थी। सोचिए, कल को संसद में भारी बहुमत से चुनी गई एक सरकार आती है और वो एक कानून पास कर देती है जो रातों रात हमारे सारे फंडामेंटल राइट्स खत्म कर दे। मतलब इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, सब कुछ एक झटके में गायब। वही तो ऐसे में हम आम जनता को बचाएगा कौन? सरकार को कौन बोलेगा कि भाई आप अपनी लक्ष्मण रेखा पार कर रहे हो? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि पावर और राइट्स जब टकराते हैं तो जो सबसे बड़ा हथियार निकल कर आता है वही जुडिशियल रिव्यू है। सही बात है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि केसरी नंदन एकेडमी के नोट्स पढ़ते वक्त मुझे एक चीज पता चली जो काफी सरप्राइजिंग थी। इसकी शुरुआत इंडिया में तो हुई नहीं थी। हाँ, ज्यादातर लोगों को लगता है कि ये हमारे संविधान निर्माताओं का ओरिजिनल आइडिया था, पर ऐसा नहीं है। तो इसकी ओरिजिन स्टोरी क्या है फिर? देखिए, इसका जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट हम देखते हैं उसका जन्म आज से 2 सदी पहले 1803 में हुआ था, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही हिस्टोरिक केस से। अच्छा, 1803? केस का नाम क्या था? मार्बरी वर्सेस मैडिसन। यह सिर्फ एक लीगल केस नहीं था, बल्कि पावर का एक बहुत बड़ा टकराव था वहां। राइट। इस केस में वहां के चीफ जस्टिस जॉन मार्शल ने एक ऐसी बात कही जिसने पूरी लीगल दुनिया बदल दी। उन्होंने कहा कि जुडिशरी की सबसे मेन ड्यूटी ये बताना है कि कानून आखिर है क्या। मतलब टू से व्हाट द लॉ इज, राइट? नोट्स में ये कोट प्रोमिनेंटली हाईलाइट किया गया है। एग्जैक्टली। उनका लॉजिक था कि अगर एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन देश का सबसे बड़ा कानून है और पार्लियामेंट कोई ऐसा कानून बनाती है जो उस कॉन्स्टिट्यूशन से टकराता है, तो अदालत उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल सकती है। ये तो बहुत पावरफुल पावर उन्होंने खुद ही अज्यूम कर ली। लेकिन यहां मेरे दिमाग में एक बहुत ही बेसिक सवाल आता है। हाँ, बताइए। क्या 200 साल पुराना अमेरिका का एक आइडिया आजाद भारत के डेमोक्रेसी का बेस बन सकता है? I mean, why should we care about a foreign concept? ये डाउट आना बहुत नेचुरल है, लेकिन अगर आप डीपली सोचें तो जस्टिस और चेक्स एंड बैलेंसेस के जो असूल होते हैं उनकी कोई बॉर्डर्स नहीं होती। That makes sense. प्रिंसिपल्स तो यूनिवर्सल होते हैं। बिल्कुल। चीफ जस्टिस मार्शल ने कोई लोकल नियम नहीं बनाया था, उन्होंने एक यूनिवर्सल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल ढूंढ निकाला था। इसको आप एक क्रिकेट मैच से समझ सकती हैं। ओह, क्रिकेट वाली एनालॉजी जो नोट्स में थी। मैं बताती हूँ। सोचिए, एक क्रिकेट मैच चल रहा है, लेकिन वहां कोई अंपायर ही नहीं है। हाँ, और बॉलर खुद ही डिसाइड कर रहा है कि उसकी कौन सी बॉल नो बॉल है। वही, ये तो कभी फेयर हो ही नहीं सकता, है ना? जुडिशरी उसी अंपायर की तरह है यहाँ पर। सही कहा। सरकार वो खिलाड़ी है जो कानून वाली बॉल फेंक रही है, पर वो बॉल नो बॉल है या नहीं ये बताने के लिए एक न्यूट्रल अंपायर तो चाहिए। बिल्कुल चाहिए। पर अमेरिका में तो जजों ने ये पावर अपनी इंटरप्रिटेशन से ले ली थी। इंडिया में सीन थोड़ा अलग है ना? हाँ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इस मामले में कोई रिस्क नहीं लिया। उन्होंने इस अंपायर वाली पावर को सिर्फ अजम्पशंस पर नहीं छोड़ा, उन्होंने उसको एक्सप्लिसिटली लिख दिया। राइट, आर्टिकल 13 के अंदर। केसरी नंदन एकेडमी के नोट्स इसको बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस मानते हैं। आर्टिकल 13 वाकई में बहुत पावरफुल है, स्पेशली आर्टिकल 13 क्लॉज 2, जो स्टेट को एक डायरेक्ट कमांड देता है कि आप आगे से, मतलब पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, कोई ऐसा कानून नहीं बना सकते जो फंडामेंटल राइट्स को छीने। एग्जैक्टली। और अगर सरकार ऐसा करती है तो वो कानून अपनी इनकंसिस्टेंसी की हद तक वॉइड हो जाएगा, यानी शून्य। अब ये वॉइड वर्ड थोड़ा टेक्निकल हो गया। इसका एग्जैक्टली मतलब क्या है? कि कानून वीक हो गया? नहीं, वीक नहीं। वॉइड का मतलब लीगली नॉन एग्जिस्टेंट। मतलब कानून की नजरों में उसकी कोई औकात ही नहीं रही, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ओह वाओ, ये तो सीधा स्टैट्यूटरी फाउंडेशन हो गया। पर एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी तो है इसमें। किस तरह की प्रॉब्लम? देखिए, पार्लियामेंट जो कानून बनाती है वो 100 पन्नों के होते हैं, राइट? अगर किसी लंबे कानून की एक लाइन या एक पैराग्राफ खराब है तो क्या पूरा कानून कचरे में चला जाता है? अच्छा सवाल है। इसीलिए कोर्ट्स ने इस पावर को रिस्पॉन्सिबली यूज करने के लिए कुछ स्पेशल जुडिशियल डॉक्ट्रिन्स बनाए हैं। जैसे सबसे पहला है डॉक्ट्रिन ऑफ सिवरेबिलिटी, जिसको हम सेपरेबिलिटी भी कहते हैं। हाँ, इसे एक मॉडर्न एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपके स्मार्टफोन में एक बहुत इंपॉर्टेंट ऐप है।
अब उस ऐप के एक छोटे से कोड में बग आ गया। तो डेवलपर पूरा ऐप थोड़ी डिलीट करेगा, वो बस उस बग वाले कोड को आइसोलेट करके निकाल देगा। बिल्कुल, ताकि बाकी का ऐप स्मूथली चलता रहे। कानून में भी एग्जैक्टली यही होता है। अगर किसी कानून का एक हिस्सा अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और उसको अलग किया जा सकता है बिना मेन मकसद को खराब किए, तो अदालत सिर्फ उस खराब हिस्से को सेवर करती है, यानी काट कर निकाल देती है। नोट्स में इसके लिए किहोटा हॉलोहैन केस का जिक्र है। हाँ, किहोटा हॉलोहैन केस एंटी डिफेक्शन लॉ यानी दल बदल विरोधी कानून से जुड़ा था। इसके पैराग्राफ 7 में कुछ ऐसा लिखा था जो अदालत की जुडिशियल रिव्यू की पावर को ही रोक रहा था, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है। तो सुप्रीम कोर्ट में क्या किया? उन्होंने पूरे 10th शेड्यूल को रद्द नहीं किया। उन्होंने सिर्फ उस प्रॉब्लम वाले पैराग्राफ 7 को सेवर कर दिया। बाकी पूरा कानून कंप्लीटली वैलिड रहा। ये तो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कानून की बात हो गई, पर उन कानूनों का क्या जो 1950 से पहले के थे, अंग्रेजों के जमाने के? उनके लिए एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स कहते हैं। एक्लिप्स यानी ग्रहण, है ना? मैं इसको कोमा वाले स्टेट से समझती हूँ। कोमा वाला एग्जाम्पल परफेक्टली फिट बैठता है यहाँ। अगर आज़ादी से पहले का कोई कानून नए फंडामेंटल राइट्स से टकराता है तो वो पूरी तरह मरता नहीं है। मतलब वो वॉइड एब इनिशियो नहीं होता, राइट? शुरुआत से शून्य नहीं होता। सही कहा। बल्कि फंडामेंटल राइट्स की वजह से उस पे एक ग्रहण यानी शैडो लग जाती है। वो कानून डॉर्मेंट या कोमा में चला जाता है। नोट्स में भिकाजी केस का मेंशन था इसके लिए। उसमें आज़ादी से पहले का एक कानून था जो मोटर ट्रांसपोर्ट बिजनेस में सरकार की मोनोपोली बनाता था। एग्जैक्टली। और जब संविधान लागू हुआ तो आर्टिकल 19 क्लॉज 1G के तहत सबको बिजनेस करने का फंडामेंटल राइट मिल गया। तो उस नए राइट की रोशनी पड़ते ही वो पुराना मोनोपोली वाला कानून कोमा में चला गया। हाँ, और इनऑपरेटिव हो गया। लेकिन इसमें एक बड़ा ट्विस्ट है। कैसा ट्विस्ट? अगर कल को पार्लियामेंट आर्टिकल 19 में अमेंडमेंट कर दे और राइट का स्कोप बढ़ा दे तो वो ग्रहण हट सकता है। और ग्रहण हटने से वो कानून कोमा से वापस बाहर आकर जिंदा हो जाएगा। बिल्कुल। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स की यही ब्यूटी है। ये कानून को मारता नहीं, बस सुला देता है। ये सब ऑन पेपर तो बहुत अच्छा लगता है, पर इन सब थ्योरीज के बीच एक बहुत बड़ा क्रिटिकल पुशबैक भी तो है, जिसे काउंटर मेजॉरिटेरियन डिफिकल्टी कहते हैं। हाँ, ये लॉ सर्कल्स में बहुत बड़ी डिबेट है। वही ना, मतलब अगर सीरियसली सोचें तो क्या आर्टिकल 13 कोर्ट्स को कुछ ज्यादा ही पावर नहीं दे रहा? संसद के नेता करोड़ों लोगों के वोट से चुने जाते हैं, उनके पास मैंडेट है। और जजेस अनइलेक्टेड होते हैं। एग्जैक्टली। तो क्या ये डेमोक्रेसी के बेसिक प्रिंसिपल्स के खिलाफ नहीं है कि कुछ अनइलेक्टेड जजेस मेजॉरिटी सरकार के बनाए कानून को 1 मिनट में रद्द कर दें? देखने में ये बड़ा स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट लगता है, मगर नोट्स इसका बहुत क्लियर जवाब देते हैं। डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ मेजॉरिटी की डिक्टेटरशिप नहीं होता। हाँ, माइनॉरिटीज और इंडिविजुअल राइट्स को प्रोटेक्ट करना भी उतना ही जरूरी है। बिल्कुल। अगर जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा तो भारी बहुमत वाली सरकार अपने पावर के नशे में किसी आम नागरिक के राइट्स को कुचल सकती है। ओ, तभी जजेस को पॉलिटिकल प्रेशर से दूर रखा गया है, ताकि वो मेजॉरिटी के डर के बिना संविधान की रक्षा कर सके। सही पकड़े हैं। जुडिशियल रिव्यू एक्चुअली डेमोक्रेसी को मॉब रूल यानी भीड़ तंत्र बनने से रोकती है। मेक्स टोटल सेंस। पर अब ग्राउंड रियलिटी पर आते हैं। आर्टिकल 13 ने रूल बना दिया, डॉक्ट्रिन्स ने तरीका बता दिया, पर रियल लाइफ में एक आम आदमी क्या करे? मतलब अगर उसके राइट्स छिन जाएं तो? हाँ, मान लीजिए कल सुबह किसी को पुलिस बिना वारंट उठा ले, उसको तो पता भी नहीं डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी क्या है, तो कागज पे लिखे राइट्स जब तक एनफोर्स नहीं होंगे वो तो बेकार है। वहीं पर एंट्री होती है हमारे सिस्टम के मेन एनफोर्सेस की, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने तो आर्टिकल 32 को संविधान का हार्ट एंड सोल कहा था। उन्हें लगता था कि अगर एनफोर्समेंट का स्ट्रॉन्ग रास्ता नहीं होगा तो सारे राइट सिर्फ खोखले वादे रह जाएंगे। और वो बिल्कुल सही थे। आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को और आर्टिकल 226 हाई कोर्ट्स को स्पेशल आदेश निकालने की पावर देते हैं, जिन्हें हम रिट्स कहते हैं। रिट्स जुडिशियल रिव्यू का सबसे शार्प वेपन। हाँ, और इन नोट्स एंड रिट्स के बारे में बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन देते हैं। सबसे पहली और सबसे फेमस रिट है हेबियस कॉर्पस। लैटिन वर्ड है ना ये, जिसका मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ। एग्जैक्टली, यानी शरीर को सामने लाओ। ये इलीगल डिटेंशन के खिलाफ सबसे बड़ा कवच है। तो अगर पुलिस किसी को गायब कर दे तो फैमिली कोर्ट जा सकती है और कोर्ट डायरेक्ट ऑर्डर देगा कि उस शख्स को हमारे सामने पेश करो। हाँ, और बताओ कि अरेस्ट लीगल है या नहीं। अगर कोर्ट को इलीगल लगा तो उस इंसान को तुरंत आजाद कर दिया जाता है। कोई लंबा ट्रायल नहीं,
वाओ, दैट्स फास्ट। और दूसरी रिट मैंडेमस भी तो है, जिसका मतलब है वी कमांड। ये तब यूज होती है जब कोई गवर्नमेंट ऑफिसर अपना काम करने से मना कर दे। जैसे किसी ने लाइसेंस अप्लाई किया, सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं, पर बाबू फाइल दबा के बैठा है। तो कोर्ट मैंडेमस इशू करके उसको अपना काम करने का ऑर्डर दे सकती है। सोए हुए सिस्टम को जगाने के लिए बेस्ट है। बिल्कुल। उसके अलावा प्रोहिबिशन और सरशोरारी भी हैं, जो कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स को अपनी औकात में रखते हैं। हाँ, इन दोनों में एक सटल डिफरेंस है जो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। प्रोहिबिशन का नेचर प्रिवेंटिव होता है, राइट? तो सही, अगर लोअर कोर्ट अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर जाकर केस सुन रही है तो ऊपर वाली अदालत ट्रायल के बीच में ही रोक देती है। और सरशोरारी क्यूरेटिव है। अगर लोअर कोर्ट ने अपनी लिमिट क्रॉस करके फैसला सुना दिया है तो सुप्रीम कोर्ट वो फाइल ऊपर मंगवा लेती है और ऑर्डर रद्द कर देती है। एकदम परफेक्ट समरी। लेकिन एक सेकंड, भारत की आबादी 1.5 अरब है। अगर हर कोई अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने लगे तो कोर्ट तो जैम हो जाएगा ना। ये तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव नाइटमेयर बन जाएगा। ये कंसर्न बिल्कुल वैलिड है और अदालत पर बोझ बहुत ज्यादा है, पर सुप्रीम कोर्ट ने इसका जवाब दिया है कि जब बात किसी की आजादी की हो तो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस का बहाना नहीं चल सकता। अच्छा, मतलब जस्टिस डिले नहीं कर सकते आजादी के नाम पर? हाँ, आजादी की कीमत किसी भी अदालती बोझ से ज्यादा है। वैसे इस बोझ को मैनेज करने के लिए उन्होंने PIL का सिस्टम बनाया था बाद में। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, राइट? ताकि गरीब लोगों के मैटर्स एक साथ सुने जा सकें। वही, पर यहां तक हमने देखा कि ये सिस्टम कितना फ्लॉलेस लगता है ऑन पेपर। हाँ, लेकिन असली टेस्ट तो तब होता है ना जब क्राइसिस आता है। और जुडिशियल रिव्यू का सबसे बड़ा क्रैश टेस्ट 1975 की इमरजेंसी में हुआ था। ये हमारी लीगल हिस्ट्री का सबसे डार्क चैप्टर है। नोट्स में इस पर एक पूरा सेक्शन है, ADM जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला केस। जब इंटरनल इमरजेंसी लगी तो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से राइट्स इन्फोर्स करने का हक सस्पेंड कर दिया गया था, इंक्लूडिंग आर्टिकल 21, यानी जीने और आजादी का हक। और उस दौरान हजारों लोगों को बिना ट्रायल जेल में डाल दिया गया। जब लोग हेबियस कॉर्पस लेकर कोर्ट गए तो सामने सवाल था कि क्या गवर्नमेंट किसी को भी बिना रीजन जेल में रख सकती है? और सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच बैठी, पर जो मेजॉरिटी का फैसला था उसने तो रूल ऑफ लॉ को ही खत्म कर दिया था। दुख की बात है, पर मेजॉरिटी ने कहा कि हाँ, इमरजेंसी में हेबियस कॉर्पस सस्पेंड हो जाता है, अदालत सरकार से अरेस्ट का कारण नहीं पूछ सकती। ये तो अंपायर का खुद हथियार डाल देना हुआ। सिस्टम पूरी तरह कोलैप्स हो गया था उस दिन। पर उस अंधेरे में भी एक होप थी। उस बेंच के एक जज, जस्टिस HR खन्ना, उन्होंने मेजॉरिटी के साथ जाने से मना कर दिया था। उनका डिसेंटिंग जजमेंट आज भी हिस्ट्री में पढ़ा जाता है। उन्होंने कहा था कि डिटेंशन विदाउट ट्रायल इज एन अनाथेमा टू पर्सनल लिबर्टी, मतलब बिना ट्रायल की जेल आजादी के लिए अभिशाप है। उनका क्लियर मानना था कि राइट टू लाइफ सरकार का दिया तोहफा नहीं है, ये इंसान के बेसिक हक है जो पैदा होते ही मिल जाते हैं। सरकार इन्हें नहीं छीन सकती। जस्टिस खन्ना जानते थे कि मेजॉरिटी अगेंस्ट है और इसकी कीमत उन्हें चुकानी भी पड़ी। उन्हें चीफ जस्टिस नहीं बनने दिया गया। पर उन्होंने अपने डिसेंट में एक लाइन लिखी थी कि वो ये फैसला इंटेलिजेंस ऑफ अ फ्यूचर डे से अपील करके लिख रहे हैं। भविष्य का विवेक। उन्हें उम्मीद थी कि आगे चलकर हम अपनी गलती सुधारेंगे, और सुधारी भी। 1978 में 44th अमेंडमेंट लाया गया। हाँ, जिसने परमानेंटली सेट कर दिया कि आर्टिकल 20 और 21 कभी भी सस्पेंड नहीं हो सकते। लेकिन फॉर्मली उस दाग को धुलने में 40 साल लग गए ना। 2017 में पुट्टस्वामी केस, जो राइट टू प्राइवेसी वाला केस था। बिल्कुल। 9 जजों की बेंच ने यूनानिमसली ADM जबलपुर के मेजॉरिटी फैसले को ओवररूल कर दिया। उन्होंने माना कि जस्टिस खन्ना ही उस वक्त सही थे। वाओ। और इन केसेस से कोर्ट्स ने सब्सटैंटिव ड्यू प्रोसेस को मजबूत किया। जागन थोड़ा हैवी है, पर इसका सिंपल मतलब यही है कि कानून फेयर और जस्ट होना चाहिए। सिर्फ प्रोसीजर ठीक होना काफी नहीं है। एग्जैक्टली। कानून की नियत और असर दोनों को परखा जाएगा आर्टिकल 13 की कसौटी पर। तो ओवरऑल अगर हम इस पूरे डीप डाइव को समराइज करें तो हमने देखा कि कैसे 1803 के मार्बरी केस से स्टार्ट होके हमारे आर्टिकल 13, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी और इक्लिप्स के थ्रू ये कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट हुआ। और कैसे रिट्स जैसे हेबियस कॉर्पस आम आदमी को पावर देती हैं, और इमरजेंसी के लेसन्स ने हमारे सिस्टम को और सॉलिड बनाया। एसेंशियली जुडिशियल रिव्यू सिर्फ कोर्ट रूम्स की टेक्निकलिटी नहीं है, ये वो आखिरी शील्ड है जो रूल ऑफ लॉ को बचा के रखती है ताकि रूल ऑफ मैन यानी डिक्टेटर वाली सिचुएशन ना आए। सही कहा। कोई भी गवर्नमेंट इतनी पावरफुल नहीं हो सकती कि बेसिक राइट्स को कुचल दे। लेकिन
जाने से पहले एक प्रोवोकेटिव थॉट मैं सभी सुनने वालों के लिए छोड़ना चाहती हूँ। सोर्स मटेरियल से थोड़ा बाहर जाकर सोचें तो। अच्छा, कौन सा थॉट? देखिए, हमने ये समझा कि जुडिशियल रिव्यू का काम सरकार को लिमिट में रखना है, पर अगर जुडिशरी खुद अपनी लिमिट्स क्रॉस करने लगे तो? जिसे हम जुडिशियल ओवररीच कहते हैं। एग्जैक्टली। जब अदालत कानून क्या है बताने की जगह खुद कानून बनाने लगे या हर पॉलिसी डिसीजन में दखलंदाजी करे तो उन्हें कौन रोकेगा? जब अंपायर खुद बैट पकड़कर बैटिंग करने लगे तो गेम का क्या होगा? ये तो वही बात हो गई, हु वॉचेस द वॉचमैन। लैटिन में कहते हैं क्विस कुस्टोडिएट इप्सोस कस्टोडिस। बिल्कुल। तो बस इस बारे में आप सब लोग सोचिए, अपनी रिसर्च कीजिए और चेक एंड बैलेंसेस का ये बैलेंस समझने की कोशिश कीजिए। आज के सोर्स नोट्स ने फाउंडेशन तो क्लियर कर ही दी है। हाँ, उम्मीद है आपको जुडिशियल रिव्यू के इस एनालिसिस में मजा आया होगा। आज के इस डीप डाइव में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले एक्सप्लोरेशन में।